साथियों, जी के भाई कौकल सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी जो इतिहास चल रहा था, इतिहास की कहानी कौकल सर की जुबानी, जिसका नेक्स्ट एपिसोड में अब लेके आया हूँ। इससे पहले पढ़ा था अपन ने जो पिछले वाले एपिसोड के अंदर रतन सिंह के बारे में पढ़ा था, तो रतन सिंह के बारे में रिवाइज कर लेते हैं चीज़ें। रतन सिंह के टाइम पे 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। रतन सिंह और रतन सिंह के दो सेनापति गोरा और बादल ने केसरिया किया था। रानी पद्मिनी ने क्या किया था? जौहर किया था। ठीक है, 1600 रानियों के साथ। 26 अगस्त को रतन सिंह का अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे को चित्तौड़ सौंप कर चला जाता है दिल्ली। खिजर खां 1303 से 1311 तक चित्तौड़ में रहा था। वहाँ उसने 2-3 काम करवाए, जैसे कि गंभीरी नदी पर उसने क्या बनवाया? पुल बनवाया। और चित्तौड़ की तलहटी के अंदर एक मकबरा बनवाया, और उस मकबरे के पास में एक अभिलेख लगा हुआ है फारसी भाषा में, और उसमें वो अलाउद्दीन खिलजी की तारीफ करता है और कहता है कि मेरे पापा जो है ईश्वर की छाया है, संसार के रक्षक है, और दूसरा सिकंदर है। इसके बाद में जो ये अलाउद्दीन खिलजी है, जो चित्तौड़ का नाम चित्तौड़गढ़ से चेंज करके क्या रख देता है? खिजराबाद रख देता है। ये जो नाम खिजराबाद है अपने को धाईबी पीर की दरगाह से के फारसी अभिलेख से मिलता है। 1325 का अभिलेख है धाईबी पीर का, वहां से अपने को ये मिलता है कि चित्तौड़ का नाम क्या मिलता है? खिजराबाद। और इस चित्तौड़गढ़ जो जिस आक्रमण किया था, ये जो अपने को वर्णन कौन सा इतिहासकार करता है? तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि जो था, इतिहासकार था, उसका नाम था अमीर खुसरो, और उसकी पुस्तक का नाम है खजाइन उल फतूह। के अंदर इस पूरे चित्तौड़गढ़ युद्ध का क्या करता है? वो वर्णन करता है। अब मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जैसे पहले रतन सिंह था, और रतन सिंह पे तो अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हो गया, और अटैक होने के बाद एक के अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को किसको सौंप दिया था? खिजर खान को। ठीक है, किसको सौंप दिया था? खिजर खान को। और खिजर खान ये किसको सौंप देता है? मालदेव सोनगरा को सौंप देता है चित्तौड़ को, मालदेव सोनगरा को। अभी बताऊंगा ये मालदेव सोनगरा कहाँ से आया था। और मालदेव सोनगरा फिर इसके बेटा था, उसका नाम था जेसा सोनगरा। क्या कहेंगे? जेसा सोनगरा, या फिर इसको कह देंगे बलवीर सोनगरा। बनवीर सोनगरा इसको सौंप देता है। सुनना देखो बात, रतन सिंह पे अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। चित्तौड़ को अपने बेटे खिजर खान को सौंप देता है। खिजर, और इसने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम इसके बेटे के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। हुआ क्या था? 1311 में उधर जालौर का पतन हो गया था। जालौर का पतन, उसके अंदर कानड़ देव सोनगरा मारा जाता है, और कानड़ देव सोनगरा का भाई था मालदेव सोनगरा। ये मालदेव सोनगरा अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में चला जाता है। इस वजह से फिर खिजर खान ने ये चित्तौड़ जो है मालदेव सोनगरा, जो ये किसका भाई था भाई? कानड़ देव सोनगरा। कानड़ देव सोनगरा का भाई था, इसको सौंप देता है 1311 के अंदर, और खिजर खान भी चित्तौड़ से चला जाता है। मालदेव सोनगरा ये किसको सौंप देता है? जेसा या बनवीर सोनगरा को सौंप देता है। और ये बात है 1326 की। कब की बात है भाई? ये 1326 के अंदर शासक कौन था? जेसा या बनवीर सोनगरा था। पहले मैंने जब डिविडेशन बताया था, तो मैंने बताया था कि क्षेम सिंह के 2 बेटे थे। एक का नाम था रण सिंह या कर्ण सिंह के 2 बेटे थे। एक का नाम था क्षेम सिंह और एक का नाम था राहब। राहब जो है वो उसने एक गांव बसाया था, उस गांव का नाम है सिसोदा। और ये सिसोदा गांव कहाँ है? राजसमंद के अंदर। वो डिविडेशन मैंने पहले बता दिया, राजसमंद के अंदर है, और वहां पे सिसोदा गांव बसाया था। राहब का एक वंशज था, उसका नाम था लक्ष्मण सिंह। ये लक्ष्मण सिंह अपने 7 बेटों के साथ इस चित्तौड़ के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। लक्ष्मण सिंह का एक बेटा था, उसका नाम था अरी सिंह। क्या नाम था? अरी सिंह। और अरी सिंह का एक बेटा था, उसका नाम था हमीर। अब हुआ क्या था कि खिज्जर खान ने मालदेव सोनगरा को क्या सौंप के चला गया था? मेवाड़ सौंप कर चला गया था। लेकिन उधर दिल्ली के अंदर खिलजी जो वंश है वो 1290 से लेकर 1320 में ही समाप्त हो जाता है। 1320 के अंदर समाप्त हो जाता है। जब चित्तौड़ वालों को दिल्ली से सहायता मिलना बंद हो गई थी, तब हमीर ने फायदा उठाया। और हमीर ने कब फायदा उठाया? 1326 को।
और 1326 में किसको हरा देता है, ये जेसा सोनगरा और बलवीर सोनगरा को हरा देता है। तो आगे वाला जो राजा पढ़ेंगे अपन वो कौन सा पढ़ेंगे, हमीर। अब आपसे पूछे कि हमीर किसका वंशज है, तो राहब का वंशज है। हमीर कहाँ से आया था, सिसोदा गांव से आया था। आगे वाली स्लाइड के अंदर देख लेंगे अपन, ठीक है। तो आगे वाला जो राजा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राणा हमीर, या इसको कह देंगे हमीर देव सिसोदिया, ठीक है। तो पहली चीज तो इसके बारे में क्या है कि इसने बनवीर, या बनवीर को क्या नाम ले देंगे दूसरा, जेसा। बनवीर या जेसा सोनगरा को कब हरा दिया था इसने, 1326 के अंदर हरा दिया था। किसने, हमीर ने। और क्या जीत लिया था, चित्तौड़ को जीत लिया था। तो इसने चित्तौड़ को अपने जो क्या नाम है कनरदेव सोनगरा और जो मालदेव सोनगरा था उसके बेटे बनवीर सोनगरा से आजाद करवाया था। इस वजह से हमीर को अपन कहते हैं कि चित्तौड़ का क्या है, मेवाड़ का उद्धारक। इसको क्या कह देंगे, मेवाड़ का उद्धारक, क्योंकि इसने मेवाड़ को आजाद कराया था भाई, ठीक है। हमीर आया कहां से था, सिसोदा गांव से। इस वजह से हमीर ने जिस टाइटल का प्रयोग किया था, जिस उपाधि का प्रयोग किया था वो क्या था, सिसोदिया, या फिर अपने नाम के आगे क्या लगाएगा, ये राणा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रतन सिंह रावल वंश का अंतिम शासक था। हमीर सिसोदिया या राणा शाखा का जो राणा टाइटल का प्रयोग करने वाला पहला शाखा था, जो कौन से गांव से आया था, सिसोदा गांव से आया था। अब हमीर के बारे में अगर आप और कहें तो इसको 2-3 उपाधियां और है। हमीर ने बनवीर को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, इस वजह से तो क्या कहलाएगा, मेवाड़ का उद्धारक कहलाएगा। कुंभा है, कुंभा, और कुंभा ने एक पुस्तक थी जयदेव की गीत गोविंद, और उसमें एक टीका लिखा था जिसका नाम है रसिक प्रिया। ये रसिक प्रिया पुस्तक किसकी है, कुंभा की है। और रसिक प्रिया के अंदर ये हमीर की तारीफ करता है और इसको कहता है वीर राजा। क्या कहता है, वीर राजा। कुंभा ने एक प्रशस्ति लगवाई थी जिसका नाम है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। और उस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इस हमीर की तारीफ कर रखी है, और इसने कहा कि हमीर भाई कुंभा का दादा परदादा था, तो इसने कहा था कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर हमीर विषम घाटी पंचानन है, विषम घाटी पंचानन। अब ये विषम घाटी पंचानन का मतलब क्या होता है, विषम का मतलब होता है कठिन, विषम का मतलब क्या होता है, कठिन। घाटी का मतलब होता है युद्ध, और पंचानन का मतलब होता है शेर। कठिन युद्ध में शेर के समान लड़ने वाला अगर कोई प्रतापी या बलवान राजा रहा है तो वो कौन रहा था, हमीर रहा था, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड इसकी तारीफ में लिखता है कि ऐसा मैंने प्रबल हिंदू राजा, ऐसा हिंदू राजा नहीं देखा मैंने कहीं पे भी, प्रबल हिंदू राजा। ये बात कौन कहता है, कर्नल जेम्स टोड कहता है। हमीर, क्या ये प्रत्येक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वैसे चित्तौड़ को राजधानी तो किसने बना ली थी, चित्तौड़ को राजधानी तो जयद्रथ सिंह ने बना ली थी, लेकिन अपनी हमीर जो अपनी राजधानी है वो किसको मान्यता देता है, ये चित्तौड़ को ही देता है। हमीर ने भी अपनी राजधानी किसको मान्यता दी थी, चित्तौड़ को। और इस चित्तौड़ के अंदर एक माता जी के मंदिर का निर्माण करवाता है, वो कौन सी माता है, बरवड़ी बरवड़ी माता। और इस बरवड़ी माता को ही कहेंगे अपन अन्नपूर्णा माता। क्या कहेंगे भाई, अन्नपूर्णा माता। अब आपको पूछेगी अन्नपूर्णा माता या बरवड़ी जो माता है ये गोहिलों की कौन सी देवी है, तो ये आप कह सकते हो कि ये गोहिलों की कौन सी देवी है, इष्ट देवी। ये गोहिलों की कौन सी देवी है, इष्ट देवी। अब आप कहोगे कि सर ये इष्ट देवी, और अब गोहिलों की कुल देवी कौन सी है, कुल देवी। अगर अपन कुल देवी की बात करें तो कुल देवी जो है वो गोहिलों की वो है बाण माता। क्या है भाई, बाण माता, ठीक है। अब इष्ट देवी और कुल देवी में क्या अंतर होता है, जो अपने कुल के लोग हैं या अपने दादा परदादा या जो अपना वंश है वो जिस देवी को मानता आ रहा है अपन उसको भी मानने लग जाते हैं, वो तो है अपने कुल की और अपनी कुल देवी। या फिर आप उस जगह से निकल कर किसी दूसरी जगह जाकर रहने लग जाते हो और उस जगह में उस एरिया के अंदर जिस देवता या देवी का प्रकोप होता है और आप उसको मानने लग जाते हो तो वो कहलाती है इष्ट देवी, ठीक है। तो गोहिलों की जो इष्ट देवी है वो तो कौन सी माता है,
अन्नपूर्णा माता, या इसे क्या कह देंगे, बरबड़ी माता। लेकिन अपन अगर गोहिलों की कुल देवी के रूप में लगाए तो वो किसको कहेंगे, बाण माता। ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो राणा हमीर के बारे में वापस देखो, इसने 1326 के अंदर बनवीर या जैसा सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया। इस वजह से क्या कहलाता है, मेवाड़ का उद्धारक कहलाता है। कुंभा की एक पुस्तक है जिसका नाम है रसिक प्रिया, और रसिक प्रिया में इसकी तारीफ पे लिखा हुआ कि ये क्या कौन सा राजा है, वीर राजा है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभा की प्रशस्ति है, और इसमें यह कुंभा तारीफ करते हुए इसके बारे में लिखता है कि ये क्या है, विषम घाटी पंचानन है, मतलब कठिन युद्ध में किसके समान है, शेर के समान, ठीक है। और चित्तौड़ के अंदर इसने एक माता जी के मंदिर का निर्माण करवाया। वो माता जी कौन सी है भाई, बरबड़ी माता, जो गोहिलों की क्या कहलाती है, इष्ट देवी कहलाती है। कुल देवी कौन सी है, कुल देवी बाण माता है गोहिलों की, ठीक है। तो ये जो सारी बातें थी ये किसकी थी, हमीर देव सिसोदिया की। तो आप कह सकते हो कि हमीर देव सिसोदिया राणा या सिसोदिया उपाधि का प्रयोग करने वाला पहला शासक था। अब इसके बाद में मेवाड़ के जितने भी राजा जो पढ़ेंगे अपन, ठेठ भूपाल सिंह तक, अपना जब क्या नाम है, ठेठ भूपाल सिंह तक, तो आज़ादी के समय अपना राजा भूपाल सिंह ही था। भूपाल सिंह तक अपन जो पढ़ेंगे वो राजा, वो किसके वंशज माने जाएंगे, हमीर के वंशज माने जाएंगे, ठीक। तो इसके बाद में जो आगे वाला राजा पढ़ेंगे अपन, उसके बारे में देख लेते हैं। जो इसके बाद में आगे राजा है उसका नाम है राणा लाखा। क्या है भाई, राणा लाखा। राणा लाखा के बारे में पढ़ेंगे। राणा लाखा का जो कार्यकाल है वो है 1382 से लेकर 1421। ये चीज पूछते हैं भाई, राणा लाखा का टाइम भी पूछते हैं। राणा लाखा कह सकते हैं, इसको अपन कह सकते हैं लक्ष्य सिंह। बात दोनों एक ही है, दोनों के नाम एक ही है, ठीक है, राणा लाखा या लक्ष्य सिंह। अब इसके बारे में अपन 4 चीजें पढ़ेंगे लाखा के बारे में, ठीक है। केवल आप एक बार वीडियो को देख लेना, सारी चीजें याद हो जाएगी। वैसे बहुत इजीली पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। अब राणा लाखा का जो टाइम है वो 1382 से लेकर 1421 है। आपको तो ये याद रखना है कि लाखा लक्की था, लाखा लक्की था, प्रत्येक चीज में लाखा क्या था, लक्की। अब वो 4 चीजें कौन सी है जो लाखा के बारे में पढ़नी है और पूरे लाखा को कवर करना है। तो पहली जो चीज है वो है जावर। पहली चीज क्या है, जावर। दूसरी जो चीज है वो है पिछोला झील, पिछोला झील। तीसरी जो चीज है वो है कुंभाहाड़ा, कुंभाहाड़ा। और चौथी जो चीज है वो है हंसाबाई। कौन सी बाई, हंसाबाई, ठीक है। अब लाखा क्या है, लक्की है। अरे लाखा क्या है, लक्की है। अब सुनना लक्की कैसे है। ये जावर का नाम आपने सुना होगा, ज्योग्राफी में भी आप पढ़ते होंगे। जावर एक जगह का नाम है, और ये जो जगह है ये कहाँ है, उदयपुर के अंदर। लाखा को लक्की इस वजह से कहते हैं कि लाखा के समय जावर से प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या प्राप्त होने लग गई थी, चांदी निकलने लग गई थी। क्या निकलने लग गई थी, चांदी। तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि ऐसा कौन सा राजा है जिसके समय में मेवाड़ की इनकम बढ़ गई थी, या मेवाड़ की आर्थिक जो आय है उसके अंदर क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। तो लाखा के टाइम पे हो गई थी। क्यों, क्योंकि जावर से क्या निकलती है, चांदी निकलती है। सीसा जस्ता के साथ चांदी निकलती है जावर से, इस वजह से मेवाड़ की आय में क्या हो गई थी, वृद्धि हो गई थी। इसके बाद क्या है, पिछोला झील। अब आप सभी को पता होगा ये कि पिछोला झील वैसे कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। कहाँ है भाई, उदयपुर के अंदर। अब ये पिछोला झील उदयपुर के अंदर है, ये पिछोला झील है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है एग्जामिनर कि क्या पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा ने करवाया, तो राणा लाखा ने नहीं करवाया भाई। इसका जो निर्माण है पिछोला झील का वो करवाया था छित्तर बंजारे ने। किसने करवाया था, छित्तर बंजारे ने। अब आप कहोगे कि सर ये बंजारे कौन होते हैं। अब जो गांव में रहते हैं वो तो अच्छी तरीके से ढंग से जानते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठते नहीं है, उससे पहले आ जाते हैं 4 बजे। 4 बजे तो नहीं आ सकते, 6, 7, 7, 7, 7:30 बजे तक आ जाते हैं और कहते हैं और भैंस ले लो, पाटा दे दो, भैंस ले लो, पाटा दे दो। तो हमारे गांव वाले तो सब जानते हैं कि बंजारे कौन होते हैं, व्यापारी होते हैं, घुमक्कड़ व्यापारी, घूम घूम के व्यापारी करते हैं। आओ भैंस पाटा की, लेवाड़ी देवाड़ी ऐसे करते आते हैं, आवाज लगाते हैं। गाँव वाले तो सब जानते हैं, लेकिन सिटी वाले कैसे जाने कि बंजारे कौन होते हैं।
तो उनको ध्यान रखना है कि भाई बंजारे व्यापारी होते हैं, घूम घूम के व्यापारी करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रखा है। बंजारे कौन होते हैं? व्यापारी होते हैं, घुमक्कड़ व्यापारी जिसे कह सकते हैं आप। ठीक है, तो छितर बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवा दिया उदयपुर के अंदर। अब लाखा के टाइम की एक बात यह है कि अपने गांवों के अंदर वैसे खेल दिखाने के लिए एक तो भांड आते हैं, एक नट आते हैं। ठीक है, तो अब लाखा के समय के अंदर एक नटनी थी जो रस्सी पर डांस दिखाती थी। तो कि कोई ना कोई लाखा के पास सूचना पूछा थी कि भाई एक नटनी है, वो ऐसे से रस्सी पर डांस करती है। उन्होंने घोषणा कर रखी है कि मैं मेवाड़ की जो अपने क्या नाम पिछोला झील को रस्सी पर नाचती हुई क्रॉस कर लूंगी। अब लाखा ने कहा यार अच्छा इतना ज़बरदस्त खेल दिखाती है क्या वो? कि हाँ इतना ज़बरदस्त खेल दिखाती है। ठीक है, लाखा ने कहा कि अगर वो नटनी पिछोला झील को रस्सी पे क्रॉस कर लेगी तो ये लाखा का वचन है, उसको आधा साम्राज्य देगा लाखा। और पिछोला झील के इधर एक पोल बांध दिया गया, इधर एक पोल बांध दिया गया, और पोल बांध के नटनी को रस्सी पर चला दिया। और नटनी डांस करते हुए, टैलेंट था नटनी पर डांस करते हुए आधी झील तो क्रॉस कर ली। अब आधी झील क्रॉस करते लाखा का जीव ऊपर ऊपर आया कि यार अगर पूरी जो क्रॉस कर ली ना इसने तो क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, आधा साम्राज्य देना पड़ेगा। और इधर से मंत्री है जो लाखा के जो मंत्री थे वो कहे कि शाबाश नटनी शाबाश, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, छन्या सा और, फिर तो क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। और लाखा ने फिर मंत्रियों को बोला कि इधर और तुम क्यों खुश हो रहे हो? आधा साम्राज्य जाएगा, और आधा साम्राज्य जाएगा तो मैं आधे मंत्री कर दूंगा, और सबसे पहले तुम्हारे को हटाऊंगा जो तुम क्या लगा रहे हो, शाबाश नटनी कर रहे हो। और फिर किसी मंत्री ने दिमाग लगा रहा यार ये तो सोचा ही नहीं था। और यहाँ पे पास के अंदर ही एक बच्चा खेल रहा था वो नटनी का, और किसी मंत्री को आएगा यार इस बच्चे के जबरदस्त तरीके से चांटा मारा जाए। और बच्चे के जबरदस्त तरीके से किसी मंत्री ने लगा दिया चांटा। लगाते ही अब बच्चा रोने लग गया, और रोने लग गया तो नटनी का जो रस्सी पर डांस कर रही थी, नटनी का ध्यान किस पे गया, अपने बच्चे पे गया, और ध्यान भंग हुआ। ध्यान भंग होते ही नटनी किस में गिर गई, पिछोला झील में, और नटनी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब नट भागा भागा गया सीधा लाखा के पास, और लाखा कहे साहब घर उजड़ गया, मेरा तो घर ही उजड़ गया, और आप कह रहे हो कि मैं जीत गया। उन्होंने कहा कि कोई घर नहीं उजड़ा तेरा, मैं इसके यहाँ पे एक चबूतरा बना देता हूँ, इसकी सेवा करना, आराम से मस्त रहना। तो लाखा ने यहाँ पे एक चबूतरा बना दिया था। उस चबूतरे का क्या नाम है, नटनी का चबूतरा। किसका चबूतरा, नटनी का चबूतरा। और पिछोला झील के आसपास क्या है, यहाँ है जग मंदिर महल। जग मंदिर महल कालांतर में यहाँ पे शाहजहां शरण लेता है जग मंदिर महलों के अंदर। और बहुत सारी बातें बताऊंगा कि जग मंदिर महल के अंदर 40 अंग्रेज 1857 की क्रांति के समय यहाँ पे शरण लेते हैं, शाहजहां यहाँ पे शरण लेता है। तो पिछोला झील की बातें क्लियर हो गई भाई। पिछोला झील का निर्माण छितर बंजारे ने करवाया था, न कि लाखा ने करवाया। कोई पूछे आपको ऐसे स्टेटमेंट देके पूछेंगे कि पिछोला झील का निर्माण लाखा ने करवाया, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्या पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे ने लाखा के समय में करवाया, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ये ध्यान रखना, पिछोला झील के बारे में कहाँ है ये, उदयपुर। अब तीसरी जो टर्म है अपने पास वो है कुंभाहाड़ा। अब लाखा का पिता का नाम था क्षेत्र सिंह, और क्षेत्र सिंह के और बूंदी वालों की जब लड़ाई हुई तो 1382 के अंदर क्षेत्र सिंह क्या हो गया, बूंदी के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। जब क्षेत्र सिंह बूंदी के हाड़ाओं के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है तो लाखा उसी टाइम प्रण लेता है कि मैं बूंदी के किले को जीतूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये प्रतिज्ञा ले रखी थी लाखा ने। और लाखा की शादी भी कहाँ हुई थी, बूंदी के अंदर ही हुई थी। तो जब हाड़ी रानी को वहां से लाखा लेके आया चित्तौड़ में, और लाखा ने कहा कि पूरा महल वहल दिखाया, चित्तौड़ का दुर्ग उर्ग दिखाए पूरे, और दिखाने के बाद पूछा हाड़ी रानी से कि बता चित्तौड़ अच्छा है या बूंदी। तो उसने कहा कि चित्तौड़ अच्छा है लेकिन बूंदी से बढ़िया नहीं है। फिर उसने वापस पूछा कि एक बार वापस दिखा के लाओ इसको, सारे दरवाजे वरवाजे उधर क्या अपने रानी पद्मिनी महल तालाब वड़ाब सब दिखाने के लिए भेजा वापस। और वापस आते ही पूछा लाखा ने कि बता चित्तौड़ अच्छा है या बूंदी। तो इस बार हाड़ी रानी ने गले के हाथ लगाए, कसम खा के बोला थैंक यू सौगन जी, चित्तौड़ बहुत अच्छा है। फिर लाखा ने कहा एक बार और सोच लेना, तुम मेरा दिल रखने के लिए मत कहना, सही बता चित्तौड़ अच्छा है या बूंदी। फिर उस रानी ने कहा कि थैंक यू सौगन जी भाई,
चित्तौड़ बहुत बढ़िया है लेकिन बूंदी से बढ़िया नहीं है। और लाखा ने फिर वापस गुस्सा यार, लाखा ने कहा कि सेना तैयार की जाए, जब तक ये लाखा बूंदी के किले को नहीं जीत लेगा, जब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करेगा। अब मंत्रियों को ऐसा लगा, मंत्रियों को कहा ये बात, मंत्रियों ने कहा सेनापति को कहा सेना तैयार की जाए। लाखा ने न तो पानी पिएगा और नहीं क्या खाएगा, खाना खाएगा। अब लाखा की ये प्रतिज्ञा तो क्या पूरी हो जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है, जब तक बूंदी के किले को छू भी नहीं सकता कोई। इस वजह से लाखा ने कहा यार भूख लग रही है, और चित्तौड़ के दुर्ग के बाहर एक नकली दुर्ग बनाया गया जिसका नाम दिया गया नकली बूंदी का किला। नकली बूंदी का किला। और किसी मंत्री ने दिमाग लगाया कि साहब भूख लग रही थी, एक काम करो, बूंदी तो बहुत दूर है, आप तो ये नकली बूंदी का किला है, इसके ऊपर तीर चलाओ और इसको गिरा दो, और इसको गिराने के बाद आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी और आप खाना खा लेना। अरे हाँ, उसने कहा जो भी करना जल्दी करो यार, भूख लग रही है, ठीक है। और एक चित्तौड़ का वो नकली बूंदी का किला बना दिया, और नकली बूंदी का किला बनाने के बाद लाखा गया उस पर तीर चलाने के लिए, लेकिन नकली बूंदी के किले के पीछे से एक तीर लाखा के ऊपर आए, और लाखा ने देखा, अरे देखो देखो कौन है कौन है कौन है, तो उसके पीछे कौन था, कुंभा हाड़ा। अब ये कुंभा हाड़ा कहाँ से आया था वहाँ पे? लाखा की जब शादी बूंदी हुई थी तो लाखा की पत्नी के साथ ये आया था, ये लाखा का साड़ा था। और पहले आपको पता है कि अपने जो गाँव के अंदर शादियाँ होती है, सिटी में तो कोई नहीं जाता डाइजा वाइजा, लेकिन गाँव में शादी होती थी तो एक अपनी जो बींदनी होती थी उसके साथ एक छोटा जो बच्चा, चाहे उसका अंकल का हो, चाहे भतीजा हो, चाहे भाई हो छोटा, जो उसको प्रिय होता था वो उसके साथ ससुराल जाता था, जिसे कहते थे डाइजा। तो ये डाइजा आया हुआ था, और इस कुंभा हाड़ा ने कौन से दुर्ग की रक्षा की? नकली दुर्ग की रक्षा की। और इसको लाखा ने समझाया भी था इसको कि साइड में जरा भाई भूख लग रही है बहुत भयंकर। इसने कहा कि नहीं नहीं, जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है, नकली का चाहे किला असली हो चाहे नकली हो, उसको कोई जीत नहीं पाएगा। और लाखा ने फाइनली किससे युद्ध किया? कुंभा हाड़ा से युद्ध किया, और कुंभा हाड़ा को मारा, और उसके बाद में इस नकली के बूंदी के किले को गिराया। याद रह जाएगी बात, ऐसे प्रतिज्ञा पूरी की थी। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि कुंभा हाड़ा कौन था? कुंभा हाड़ा कौन था? हाड़ा वंश का था, और ये इसने नकली की बूंदी के किले की रक्षा करता हुआ क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। अब आगे इसके बाद में क्या है? हंसा भाई। चलो मैं नेक्स्ट वाला पेज ले लेता हूँ और वो चीज़ समझाता हूँ आपको। सुनना देखो बात, इधर है हम मारवाड़ और इधर है अपने मेवाड़, ठीक। और मारवाड़ का एक वंश है राठौड़, और राठौड़ वंश का उस समय राजा था जिसका नाम था राव चुंडा। जिसका नाम क्या था? राव चुंडा। और मेवाड़ का उस समय राजा था राणा लाखा, लक्ष्य सिंह, राणा लाखा। सुनना देखो बात, चुंडा के एक बेटा था जिसका नाम था रणमल, और चुंडा के एक बेटी थी जिसका नाम था हंसाबाई। क्या नाम था? हंसाबाई। इधर लाखा के एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था कुंवर चुंडा। कुंवर चुंडा। अब हुआ क्या था? राव चुंडा ने अपनी बेटी की सगाई का प्रपोजल भेजा मेवाड़ में। सगाई का प्रपोजल कैसे भेजते थे पहले? कि भाई जैसे ये नारियल है, नारियल के लच्छा उच्छा बांध दिया, लच्छा बांधने के बाद उसको दूसरे राज्य के अंदर ले जाते, और जो नारियल को झेल लेता उसी से क्या कर लेते? क्या कर दिया करते? शादी कर दिया करते थे। अब राव चुंडा ने हंसाबाई का नारियल भेजा था किसके लिए? कुंवर चुंडा के लिए। लेकिन वहाँ दरबार लगा हुआ था राणा लाखा का, लाखा सिंहासन पर बैठा हुआ था। जो ब्राह्मण यहाँ से नारियल लेके गए थे, वो ब्राह्मण नारियल को कुंवर चुंडा को देने के बजाय किसको दे दिया? राणा लाखा को दे दिया। और लाखा उस समय था 62 साल का। कितने साल का था? 62 साल का। और लाखा खुश हुआ, लगा क्या यार भाई 62 साल की उम्र में भी इतना हैंडसम दिखता है, अभी भी भाई के लिए क्या शादी के क्या रहे प्रपोजल आ रहे। और ऐसे कहते ही पूरा दरबार क्या करने लग जाता है? हंसने लग जाता है। जब पूरा दरबार हंसने लग गया तब पंडितों ने देखा यार कैसे हंस रहे हैं। फिर पंडितों ने कहा कि अरे यार नारियल लाखा को नहीं चुंडा को देना था। किसको दे दिया? लाखा को। अब पंडितों को डर लग गया भाई कि अपन जैसे वापस जाएंगे तो राव चुंडा अपने टोटे टोटे कर देगा कि 62 साल के बुढ़े से मेरी बेटी की शादी। इस वजह से पंडितों ने दिमाग लगाया और पंडितों ने कहा कि अरे साफ गलती हो गई, ये नारियल आपके लिए नहीं था, ये तो किसके लिए था?
कोरचुंडा के लिए था। और कोरचुंडा पास में ही जो मंत्री सारे हंस रहे थे, वो कोरचुंडा से सहन नहीं हुआ और कोरचुंडा ने कहा कि मेरे पापा ने नारियल झेल लिया है, तो आज के बाद हंसाबाई तो मेरी मम्मी है, मैं तो उससे शादी आज करूँ कल करूँ। शादी तो किसके साथ करनी पड़ेगी? लाखा की शादी करनी पड़ेगी। फिर पंडितों ने दिमाग लगाया कि अच्छा तो फिर लाखा का बड़ा बेटा कौन है? मैंने कहा मैं हूँ। तो मेवाड़ का राजा कौन बनेगा? मैं बनूंगा। बस समस्या यही है। फिर हमारी हंसाबाई की शादी आपके पिताजी से करने का क्या मतलब है? फिर चुंडा कहता है कि अच्छा इस अगर आपको ये डर है कि मैं मेवाड़ का आगे वाला राजा बनूंगा और हंसाबाई का बेटा नहीं बनेगा, तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं मेवाड़ का आगे वाला राजा नहीं बनूंगा। मैं मेवाड़ का सिंहासन का त्याग करता हूं। और जब मेवाड़ का सिंहासन का त्याग किया गया कोरचुंडा द्वारा, तो शादी किसकी हो गई? हंसाबाई की होनी तो किसके साथ थी? कोरचुंडा के साथ। लेकिन किसके साथ हो गई? लाखा के साथ। शादी करवा देते हैं ये शादी, ठीक है। किसके साथ हो गई? राणा लाखा के साथ। और कोरचुंडा ने क्या ले ली? प्रतिज्ञा। इस वजह से इसको कहते हैं मेवाड़ का भीष्म पितामह। मेवाड़ का क्या कहते हैं? भीष्म पितामह। ध्यान रखना कि हंसाबाई का जो बेटा होगा वो मेवाड़ का आगे वाला राजा बनेगा। और कोरचुंडा क्या है? इसने प्रतिज्ञा ले ली। इस वजह से कोरचुंडा के वंशजों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे कि यार इसने बंदे ने इतना बड़ा त्याग किया है अपने पापा के लिए, इस वजह से इसको कुछ विशेषाधिकार दिए गए। क्या क्या विशेषाधिकार दिए? ध्यान रखना भाई। कोरचुंडा के वंशजों को विशेषाधिकार क्या दिए गए? पहला तो 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे मेवाड़ के अंदर। प्रथम श्रेणी के ठिकाने कितने थे? 16। इसमें से 4 चुंडा को दिए गए। कितने चुंडा को दिए गए? 4 चुंडा को दिए गए। 4 लिख देता हूं, चुंडा मिटा देता हूं ना। 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, इसमें से कितने दिए गए चुंडा को? 4। अब इनको याद कैसे रखना है? देखना ABDS, ABD विलर्स। कैसे याद रखना? ABD विलर्स, ठीक है। तो ए से क्या हो जाएगा? आमेट। ए से क्या हो जाएगा? आमेट। बी से हो जाएगा बेगू। डी से हो जाएगा देवगढ़, देवगढ़। और एस से हो जाएगा सलूम्बर। ये जो 4 ठिकाने थे ये किसको दिए गए थे? चुंडा को दिए गए थे। मेवाड़ का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना कौन सा था? सलूम्बर था। कौन सा था भाई? सलूम्बर। और सलूम्बर किसको दिया गया? चुंडा के वंशजों को दिया गया। और क्या विशेषाधिकार दिए गए? पहला तो ये हो गया। दूसरा, सलूम्बर का जो सामंत होगा, सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना यही था, सलूम्बर का जो सामंत होगा वो राजा का राज तिलक करेगा। जो मेवाड़ का राजा होगा उसका क्या करेगा? राज तिलक करेगा, ठीक है। अब राजा कौन बनेगा मेवाड़ का, ये डिसाइड कौन करेगा? सलूम्बर का सामंत करेगा। जिसको राज तिलक करेगा वही राजा बनेगा। आगे जब मैं बताऊंगा, महाराणा प्रताप पढ़ाऊंगा, तब महाराणा प्रताप के पापा उदय सिंह, महाराणा प्रताप बड़ा बेटा था, उसको राजा नहीं बनाता है और उसके छोटे बेटे जगमाल को राजा बना देता है। तब सलूम्बर का सामंत वहां आकर महाराणा प्रताप को क्या बनाता है? राजा बनाता है। तो वो अधिकार कब दिया गया था? वो अधिकार कोरचुंडा को दिया गया था, ठीक है। और क्या कहा गया? सेना के 2 भाग होते हैं। एक तो हरावल होता है जो सेना का आगे वाला भाग होता है, एक होता है चंदावल जो सेना का पीछे वाले भाग होता है। तो ये कहते हैं कि भाई हरावल भाग, सेना का जो हरावल भाग है उसका नेतृत्व सलूम्बर वाले करेंगे, सलूम्बर का सामंत करेगा या सलूम्बर की सेना करेगी, ठीक है। जो सलूम्बर का सामंत होगा वही मेवाड़ की सेना का क्या होगा? सेनापति होगा। सलूम्बर का सामंत मेवाड़ की सेना का क्या होगा? सेनापति, प्रधान सेनापति वही होगा। और क्या क्या विशेषाधिकार दिए गए थे? और कहा गया था कि भाई सलूम्बर मतलब मेवाड़ के अंदर अगर राजा रियासत से अगर कहीं बाहर जाता है तो रियासत को पीछे से संभालने का काम कौन करेगा? सलूम्बर का सामंत करेगा। जितने भी काम होते हैं, जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलती है मेवाड़ की, उसमें पहले तो साइन राजा के होंगे, उसके बाद में अगर किसी के साइन होंगे तो वो किसके होंगे? सलूम्बर के, सामंत के होंगे। ये विशेषाधिकार दिया गया था किसको? कुंवर चुंडा को। याद रह जाएगी बात? चलो वापस से देख लेते हैं एक बार। मारवाड़ का कौन था? मारवाड़ का राठौड़ वंश का
राव चुंडा था और राव चुंडा के एक बेटा था जिसका नाम था रणमल और उसकी बेटी थी उसका नाम था हंसाबाई। हंसाबाई का विवाह होना चाहिए था किसके साथ, कुंवर चुंडा के साथ, लेकिन सशर्त किसके साथ हो गया, राणा लाखा के साथ। शर्त क्या थी कि हंसाबाई का जो बेटा होगा वो मेवाड़ का क्या बनेगा, राजा बनेगा। हंसाबाई का जो बेटा हुआ था जिसका नाम था मोकल, और अपने चैनल का नाम है कोकल, जीके भाई, कोकल नहीं, ये क्या है, मोकल। तो चुंडा ने ये प्रतिज्ञा कब ली थी कि हंसाबाई का बेटा जो आगे क्या बनेगा, मेवाड़ का राजा बनेगा। तो कुंवर चुंडा को मेवाड़ का क्या कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं। ठीक है, भीष्म पितामह कौन था एक्चुअल में, वो आप देख लेना। महाभारत के टाइम जो देवदत्त था, पहले उसका नाम देवदत्त था, और उसने अपने पिता शांतनु ने जब सत्यवती से प्रेम हो गया था और सत्यवती पूछती है कि क्या आप हस्तिनापुर के राजा बनोगे, तब देवदत्त कहता है कि मैं गंगा माता की कसम लेकर, उसके शपथ लेके कहता हूँ कि मैं आगे हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा और हस्तिनापुर का जो सिंहासन पर बैठेगा उसकी आजीवन पर रक्षा करूंगा। इस वजह से उसको मेवाड़, क्या नाम है, क्या कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं। और अपने मेवाड़ का भीष्म क्या कहलाता है। हालांकि उसने तो एक कसम और ली थी कि मैं न तो शादी करूंगा और न ही राजा बनूंगा, लेकिन इसने ऐसा नहीं ली थी भाई, शादी वादी खूब की थी और खूब बच्चे थे इसके। ठीक है, तो इसको कुछ विशेषाधिकार दिए गए और विशेषाधिकार में यह दिया गया था कि 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने हैं, इसमें से 4 किसको दिए गए थे, मेवाड़ में चुंडा को दिए गए थे। याद रखना, एबीडी विलियर्स क्रिकेटर है, बहुत साउथ अफ्रीका का, बहुत 360, तो उसके नाम से एबीडी विलियर्स। तो ए का मतलब आमेट, बी का मतलब बेगू, डी का मतलब देवगढ़ और एस का मतलब सलुम्बर। मेवाड़ का सबसे मुख्य ठिकाना अगर कोई हुआ करता था तो सलुम्बर हुआ करता। सलुम्बर का जो सामंत होगा वो राजा का क्या करेगा, राज तिलक करेगा। सेना, मेवाड़ की सेना का आगे वाला जो भाग होगा हरावल, वो सलुम्बर के सामंत का होगा, या सलुम्बर सामंत उसका क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। ठीक है, और सलुम्बर का जो सामंत होगा वो राजा की रियासत से बाहर जाने पर राजधानी को संभालेगा, और जितने भी सरकारी काम होंगे उसमें राजा के बाद अगर किसी के हस्ताक्षर होंगे, साइन होंगे, तो वो किसके होंगे, सलुम्बर के सामंत के होंगे। ये कुछ बातें हैं किसकी भाई। तो आज क्या पढ़ा पढ़ने, देखो देख लेते हैं, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो राणा हमीर के बारे में पढ़ा। ठीक है, एक बार इसको आप ढंग से देखना, फिर अगले वाले नेक्स्ट वाली क्लास में अपन इसको वापस रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। आगे वाला जो राजा पढ़ेंगे उसका नाम क्या था, मोकल। ये लाखा के बारे में चारों चीजें ध्यान रखना भाई। जावर में चांदी की खान, ठीक है, पिछोला झील का निर्माण, कुंभा हाडा और हंसाबाई। ठीक, ओके। हंसाबाई का आगे वाला बेटा है उसका नाम है मोकल, और आगे पढ़ेंगे अपन मोकल वर्सेस कोकल। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।